नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो शुरुआत करते हैं। 1000 लोगों के धर्मांतरण मामले में जांच के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे और वीडियो सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान एटीएस के हाथ उमर गौतम के 2 और नए वीडियो लगे, जिनमें उमर गौतम दावा कर रहा है कि वो 18 बार केवल इंग्लैंड ही गया है। इतना ही नहीं, उमर तो यहां तक दावा कर रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था वहां पर 7 लोगों का धर्म परिवर्तन उसने कराया। मोहम्मद उमर ने स्वीकार किया कि इस्लामिक दिल्ली सेंटर से करीब 1000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। वहीं यूपी एटीएस की जांच के बाद कोर्ट में दाखिल रिमांड अर्जी में भी कई खुलासे किए गए हैं। खुलासा हुआ है कि आरोपियों से धर्मांतरण के रजिस्टर बरामद हुए हैं। मोबाइल डिटेल से भी कई बड़ी जानकारियां मिली। देश की आबादी संतुलन को बदलने की साजिश की जा रही है। विदेशी संस्थाओं की फंडिंग भी की जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। यही नहीं, रिमांड अर्जी में कहा गया है कि आरोपियों की ओर से धर्म बदलवाने वालों के मन में उनके मूल धर्म के लिए नफरत भरी गई। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस को उमर गौतम और जहांगीर की 7 दिन की रिमांड मिली है। ऑफ अमेरिका, मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तस्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग। तो धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग और ISI कनेक्शन निकलकर सामने आया है। इसी प्रकरण पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण चंद्रा गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, राहुल भदौरिया कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, और विनायक गुप्ता नोएडा से हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। तो सबसे पहले ओम, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ की स्थिति की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया है, धर्मांतरण के कई मामले निकलकर सामने आए हैं और साथ ही साथ विदेशी फंडिंग का भी ये पूरा सिंडिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? साहिल, जिस तरह से जो 2 आरोपी थे, सोमवार को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद स्वयं लखनऊ में FIR दर्ज की गई थी, और लगातार जो ADG प्रशांत कुमार हैं उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जब भी इन लोगों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, और कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत हो गए हैं और 7 दिन की रिमांड मिल गई है, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर एक चौंकाने वाले लगातार खुलासे वो सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार, जैसा कि साफ तौर से कहा जा रहा था कि क्या इसमें कौन से कनेक्शन हो सकते हैं, कैसे इनको फंडिंग की जाती थी, दस्तावेज कहां हैं, इन तमाम चीजों पर जैसे ही इस खुलासे की बात सामने आती है, और उसके बाद पुलिस जो ATS की टीम है वो पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। जहां पर नोएडा में तमाम जो उनकी संस्था है, जो मुस्लिम समुदाय की संस्था है इनकी, उन्होंने उस संस्था पर छापेमारी की। उसके साथ साथ जहां पे नोएडा में रहते थे, डेथ जो कॉलोनी है वहां पर जो है रहते थे, वहां पर जो है इन्होंने छापेमारी की। इसके साथ साथ जहां लगातार जो इनके कनेक्शन थे उन पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी और तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। यह जरूर रहा कि पुलिस के हाथ जो है वो तमाम दस्तावेज जरूर हाथ लगे हैं, जो कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर बड़े सबूत माने जा सकते हैं। उसके साथ साथ जब इस मामले को लेकर के 2 वीडियो हैं, वो जो उमर गौतम है उसके 2 वीडियो साफ तौर सामने आए, क्योंकि इसमें अगर मुख्य सरगना की बात करते हैं, जो उमर गौतम है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का मुख्य सरगना है, क्योंकि रामपुर, नोएडा और तमाम जो ऐसे उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, उन जनपदों से भी जब इस मामले की जानकारी ली गई, साफ तौर से जब उसके जो जहां का वो निवासी है उनके परिजनों से जानकारी ली गई, तो जो उनके पिता थे वो भी कन्वर्टेड हुए थे, यानी उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था। उसके बाद उमर गौतम भी धर्म परिवर्तन किया, और उसके बाद लगातार जब उनके गांव से इस बात की जानकारी ली गई तो साफ तौर से उनका यह कहना था कि वो कभी कभी गांव में जाता है, यानी इसके साथ साथ वो ऐसे लोगों से मिलता है, मुलाकात करता है जो सही मायने में गरीब है। यानी ये माना जाए कि जो उसकी एक मनसा थी, वो गरीब लोगों को, जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने मकड़जाल में फंसाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत वो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाता रहता था और अपने जो धर्म की चीजें हैं उनको बरगलाता
बरगलाता था और बरगलाने के बाद उनको उसमें शामिल करने के लिए लगातार प्रोत्साहन देता था। और प्रोत्साहन के तौर पर अगर बात करते हैं, चाहे उनकी नौकरी की बात हो, शिक्षा की बात हो या जो अन्य प्रोत्साहन होते हैं, उनको उमर गौतम के द्वारा दिया जा रहा था, जिससे कि उन लोगों को अपने धर्म में शामिल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात साहिल इसमें यह निकल के आ रही थी कि लगातार सभी की नजरें इस बात पे बनी हुई थी कि आखिर इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि साफ तौर से वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कह रहा है पोलैंड या अन्य देशों, अमेरिका, इंग्लैंड, उन तमाम जनपदों पर इसने उन तमाम देशों में इन्होंने दौरा किया है और एक बार नहीं कई बार इनका दौरा हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि इस्लामिक दावत सेंटर नाम की जो संस्था है, वो उसके चेयरमैन पर एफआईआर हुई, उमर गौतम पर एफआईआर। इन लोगों से जब इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि आखिर जो विदेश में किन लोगों से मुलाकात की, कौन कौन से ऐसे लोग और फंडिंग कहां से हुई, तो उसमें सबसे बड़ी बात आईएसआई का नाम आया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर जो फंडिंग है, जो इसका पूरा स्ट्रेटेजी है, वो कैसे तैयार की जा रही है। तो अब इस पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और इस चौंकाने वाले खुलासे में फंडिंग की बात, आईएसआई की बात, और माना यह जा रहा है कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स यानी जो कागजात मिले हैं, उस आधार पर जो 1000 की संख्या तो केवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें मिली है, लेकिन जो उसने स्वीकार किया है, लगभग 13 से 14 ऐसे बच्चे हैं जो 1 महीने में नोएडा में ही कन्वर्टेड कराए गए हैं। लगातार कार्यक्रम करा रहा। सवाल अपने आप में यह बना हुआ है कि लगभग 2 साल से इतना बड़ा जो है इस तरह का कार्य कर रहा था और ऐसे में पुलिस की नजर से कहीं ना कहीं दूर था। अब ऐसे में जब एटीएस ने इस मामले की गिरफ्तारी की है, तो लगातार जो परत दर परत है वो लगातार सहित खुल के आ रही हैं। और माना यह जा रहा है कि आखिर जिस तरह से ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस तरह की कन्वर्टन के बाद, आखिर धन परिवर्तन के बाद इनकी मनसा क्या थी, तो लगातार ये मनसा निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं जो धर्म संप्रदाय है उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं उनको भड़काने की बात निकल के सामने आ रही है। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो इनके 7 दिन हैं, इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होंगी कि आखिर किस तरह से कितने लोगों को शामिल कराया। और इसमें एक चीज और निकल के आ रही है कि आखिर इसमें से 2 लोग जो पकड़े गए हैं, लगभग इनकी संख्या और भी है, और वो कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि जब अगर इनकी कनेक्शन की बात कही जाए, 3 जून को जो 2 ऐसे लोग हैं जब जो है वो उनको पकड़ा गया था, उसके बाद उमर गौतम का नाम सामने आया था। उमर गौतम के माध्यम से जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस इस मामले की लगातार साहिल जांच जरूर कर रही है, लेकिन इस खुलासे की बात कही जाए तो खुलासे को लेकर जिस तरह से चौंकाने वाली चीजें आ रही हैं, क्योंकि सीधे तौर से बात कही जाए तो इस मामले पर जिस तरह से फंडिंग की बात आई और आईएसआई का नाम निकल के सामने आया, तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर मनसा क्या है, क्योंकि देश में किस तरह से जो है ये लोग काम कर रहे थे और किस तरह से इनकी मनसा कहीं ना कहीं जो है देश में सौहार्द बिगाड़ने की थी। शाहिद। अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से एटीएस ने कई बड़े खुलासे किए हैं, गाजियाबाद से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए साहिल, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से लखनऊ में एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बड़ा खुलासा किया था, इसके तार सीधे गाजियाबाद से जुड़े हैं। बिल्कुल पूरा मामला समझाने की कोशिश करता हूं साहिल कि जो सबसे पहले दासना का जो चर्चित देवी मंदिर है, जो यहाँ के महंत हैं यशीलानंद सरस्वती महाराज, उनकी जो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, यानी इसी मंदिर पर मुस्लिम धर्म के लोग ना आए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, एक जो विपुल को पकड़ा जाता है, विपुल के साथ साथ एक जो लड़का है कासिफ, जो दोनों सगे जीजा साले हैं, और इनको गाजियाबाद पुलिस गिरफ्तार करती है। अनिल यादव के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि हमारे मंदिर में संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। और जब गिरफ्तारी उनकी कर ली जाती है साहिल, तो गिरफ्तारी में पूछताछ में जो सामने निकल के तथ्य आते हैं वो बड़े चौंकाने वाले आते हैं, क्योंकि जो विपुल है वो बहनोई है और जो कासिफ है वो उसका जो साला है। तो जब इनसे पूछताछ की गई और इनको शुरुआती दौर पर जब पूछताछ में पता निकल के आया, तो सबसे पहले सलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। सलीमुद्दीन जो है ये जो विपुल है उसका गुरु बताया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो विपुल का गुरु था सलीमुद्दीन, वो गाजियाबाद के विजयनगर में रहते हैं
और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनसे जो पूछताछ की गई 11 दिन की उनको कस्टडी जेल हुई थी और पूछताछ में ये बातें निकल मिलता है, मुलाकात करता है जो सही मायने में गरीब है, यानी ये माना जाए कि जो उसकी एक मनसा थी वो गरीब लोगों को, जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने मकड़जाल में फंसाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत वो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाता रहता था और अपने जो धर्म की चीजें हैं उनको बरगलाता था और बरगलाने के बाद उनको उसमें शामिल करने के लिए लगातार प्रोत्साहन देता था। और प्रोत्साहन के तौर पर अगर बात करते हैं, चाहे उनकी नौकरी की बात हो, शिक्षा की बात हो या जो अन्य प्रोत्साहन होते हैं, उनको उमर गौतम के द्वारा दिया जा रहा था जिससे कि उन लोगों को अपने धर्म में शामिल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात साहिल इसमें यह निकल के आ रही थी कि लगातार सभी की नजरें इस बात पे बनी हुई थी कि आखिर इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि साफ तौर से वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कह रहा है पोलैंड या अन्य देशों, अमेरिका, इंग्लैंड, उन तमाम जनपदों पर इसने उन तमाम देशों में इन्होंने दौरा किया है और एक बार नहीं कई बार इनका दौरा हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही थी कि इस्लामिक दावत सेंटर नाम की जो संस्था है वो उसके चेयरमैन पर एफआईआर हुई, उमर गौतम पर एफआईआर। इन लोगों से जब इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि आखिर जो विदेश में किन लोगों से मुलाकात की, कौन कौन से ऐसे लोग और फंडिंग कहां से हुई, तो उसमें सबसे बड़ी बात आईएसआई का नाम आया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर जो फंडिंग है, जो इसका पूरा स्ट्रेटेजी है वो कैसे तैयार की जा रही है। तो अब इस पर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और इस चौंकाने वाले खुलासे में फंडिंग की बात, आईएसआई की बात, और माना यह जा रहा है कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स यानी जो कागजात मिले हैं उस आधार पर जो 1000 की संख्या तो केवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें मिली है, लेकिन जो उसने स्वीकार किया है लगभग 13 से 14 ऐसे बच्चे हैं जो 1 महीने में नोएडा में ही कन्वर्टेड कराए गए हैं। लगातार कार्यक्रम करा रहा। सवाल अपने आप में यह बना हुआ है कि लगभग 2 साल से इतना बड़ा जो है इस तरह का कार्य कर रहा था और ऐसे में पुलिस की नजर से कहीं ना कहीं दूर था। अब ऐसे में जब एटीएस ने इस मामले की गिरफ्तारी की है तो लगातार जो परत दर परत है वो लगातार सहित खुल के आ रही हैं और माना यह जा रहा है कि आखिर जिस तरह से ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस तरह की कन्वर्टन के बाद, आखिर धन परिवर्तन के बाद इनकी मनसा क्या थी, तो लगातार ये मनसा निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं जो धर्म संप्रदाय है उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं उनको भड़काने की बात निकल के सामने आ रही है। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो इनके 7 दिन हैं इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होंगी कि आखिर किस तरह से कितने लोगों को शामिल कराया। और इसमें एक चीज और निकल के आ रही है कि आखिर इसमें से 2 लोग जो पकड़े गए हैं लगभग इनकी संख्या और भी है, और वो कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि जब अगर इनकी कनेक्शन की बात कही जाए 3 जून को जो 2 ऐसे लोग हैं जब जो है वो उनको पकड़ा गया था, उसके बाद उमर गौतम का नाम सामने आया था। उमर गौतम के माध्यम से जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस इस मामले की लगातार साहिल जांच जरूर कर रही है, लेकिन इस खुलासे की बात कही जाए तो खुलासे को लेकर जिस तरह से चौंकाने वाली चीजें आ रही हैं, क्योंकि सीधे तौर से बात कही जाए तो इस मामले पर जिस तरह से फंडिंग की बात आई और आईएसआई का नाम निकल के सामने आया तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर मनसा क्या है, क्योंकि देश में किस तरह से जो है ये लोग काम कर रहे थे और किस तरह से इनकी मनसा कहीं ना कहीं जो है देश में सौहार्द बिगाड़ने की थी। शाहिद, अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से एटीएस ने कई बड़े खुलासे किए हैं, गाजियाबाद से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए साहिल, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से लखनऊ में एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बड़ा खुलासा किया था, इसके तार सीधे गाजियाबाद से जुड़े हैं। बिल्कुल पूरा मामला समझाने की कोशिश करता हूं साहिल कि जो सबसे पहले दासना का जो चर्चित देवी मंदिर है, जो यहाँ के महंत हैं यशीलानंद सरस्वती महाराज, उनकी जो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, यानी इसी मंदिर पर मुस्लिम धर्म के लोग ना आए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, एक जो विपुल को पकड़ा जाता है, विपुल के साथ साथ एक जो लड़का है कासिफ, जो दोनों सगे जीजा साले हैं, और इनको गाजियाबाद पुलिस गिरफ्तार करती है। अनिल यादव के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि हमारे मंदिर में संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। और जब गिरफ्तारी उनकी कर ली जाती है साहिल, तो गिरफ्तारी में पूछताछ में जो सामने निकल के तथ्य आते हैं वो बड़े चौंकाने वाले आते हैं, क्योंकि जो विपुल है वो बहनोई है और जो कासिफ है वो उसका जो साला है। तो जब इनसे पूछताछ की गई और इनको शुरुआती दौर पर जब पूछताछ में पता निकल के आया तो सबसे पहले सलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। सलीमुद्दीन जो है ये जो विपुल है उसका गुरु बताया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो विपुल का गुरु था सलीमुद्दीन, वो गाजियाबाद के विजयनगर में रहते हैं
और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनसे जो पूछताछ की गई, 11 दिन की उनको कस्टडी जेल हुई थी और पूछताछ में ये बातें निकल के आई थी कि दो जो लोग हैं, एक तो गौतम है और एक जो है जहांगीर है, उनको फिर एसटीएफ गिरफ्तार करती है। विपुल से जो जानकारी निकली थी, क्योंकि विपुल ने भी सन 1995 में धर्म परिवर्तन किया था। कराया किसने था? वो भी कराया था सलीमुद्दीन ने। सलीमुद्दीन गाजियाबाद के जो विजयनगर है वहां पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चलाता है और वहीं पर उसको शिक्षा दी गई थी, वहीं वो उसका गुरु बताया जाता है। और जो विपुल की जो शादी हुई थी वो भी उसी सलीमुद्दीन ने कराई थी। शादी कराने के जो इसमें प्रकरण था, तो क्योंकि उसका निकाह कराया गया था तो उसकी जो गवाही भी जो थी वो सलीमुद्दीन ने ही दी थी। सलीमुद्दीन से पूछताछ के बाद ही ये बातें सामने निकल के आती हैं कि इसमें दो जो इन्वॉल्व हैं, जो बाटला और आपका दिल्ली से दोनों को उमर गौतम को और जहांगीर को गिरफ्तार किया जाता है। तो सारी बातें ये सामने निकल के आती हैं और अब तक की जो बातें क्लियर हो पाई हैं वो गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ये मूक बाधिक बच्चे जो होते हैं, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उनको भी अपना शिकार बनाते थे और उनका भी धर्म परिवर्तन करवाते थे। वहीं नोएडा में भी करीब 60 से ज्यादा लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। लेकिन जो बड़ी चलिए, राहुल भदौरिया हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी कई लोगों का धर्म परिवर्तन इन्होंने यहाँ पर करवाया था। जिस तरीके से आरोपियों का जो वीडियो निकलकर सामने आया उसमें भी ये खुलासा हुआ है। साथ ही साथ एटीएस की तरफ से भी बताया गया है कि कानपुर के भी कई सारे ऐसे लोग थे जिनका धर्म परिवर्तन इन्होंने कराया था। वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी साहिल, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है जिसमें यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और लगातार दर पर दर जो है डेली प्रतिदिन नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। उसी क्रम में यूपी एटीएस ने अपनी जांच में बताया कि कानपुर में रहने वाला आदित्य जो है कुछ दिन पहले जो है अपने घर से गायब हो गया था और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और धर्म परिवर्तन करने के बाद उसने अपना नाम जो है अब्दुल कादिर के नाम से चेंज कर लिया था। पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करता हूं साहिल। आपको बताऊं कि काकादेव के कल्याणपुर थाना के अंतर्गत कानपुर में काकादेव निवासी आदित्य जो लड़का था वो मुकबधिर था, यानी गूंगा था। वो अपनी मम्मी के साथ, उसकी मम्मी जो है वो एक बिठूर स्थित एक मुकबधिर कॉलेज में स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वहीं पे इसको किसी सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का मिलता है जो एक कानपुर में जगह है चमनगंज, वहां से बिलोंग करता था। उसके थ्रू ये है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहीं ना कहीं से इन जैसे लोगों के संपर्क में आ जाता है जो धर्म परिवर्तन लगातार करा रहे थे और अपने धर्म परिवर्तन के विषय में सोचता है। आपको बता दूं कि इसने कई दिनों पहले अपने घर को छोड़ा, घर को छोड़ने के बाद फिर घर वापस आया। फिर इसने घर पे इसके माता पिता ने जब देखा कि ये मेरा बच्चा दिन प्रतिदिन जो है एक अलग अलग जो है सिस्टम से काम कर रहा था। आपको बताएं कभी कदार ये करता था, जैसे अभी बीच में आपको बता दूं कि जो रमजान आया था, रमजान में ये रोजे भी रखता था और जिस तरीके से रात में मुस्लिम लोग जो है रोजे के बाद अपना व्रत तोड़ते, उसी तरीके व्रत भी तोड़ता था और सुबह जल्दी उठ के नमाज भी अदा करता था। दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता था। तो माता पिता को लगातार शक होता चला जा रहा था, माता पिता लगातार परेशान हो रहे थे और कई लोगों से इन्होंने शिकायत भी करी। अभी जब बीच में ये अपने घर से गायब हुआ तो माता पिता का कहना है कि उन्होंने कप्तान से लेके कानपुर जिले के और कल्याणपुर थाने में तहरीर दी कि हमारे बेटे के साथ इस तरीके की कहीं ना कहीं कोई बात है। तो बताते हैं माता पिता का हिसाब से कि पुलिस उसको बुलाती और डरा धमका के छोड़ देती, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं हर तरीके से इन लोगों ने इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर दिया था कि इसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी कि उसको जो है धर्म परिवर्तन करना है और अब्दुल कादिर बनके ही अब जो है रहना है। तो माता पिता का बहुत बड़ा आरोप एक पुलिस के ऊपर भी लगा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद मेरे बच्चे के साथ जो हुआ ये ना होता। साहिल जी, विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। विनायक, नोएडा से ही इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नोएडा ही एक ऐसी जगह है जहां से ये लोग इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। ज्यादातर जो तार हैं वो नोएडा पर आकर ही रुक रहे हैं। वहां से क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, आपको बता दो कि 2 दिन पहले जो है एटीएस की टीम यहाँ पर आती है लखनऊ यूपी की और तत्काल जो है वहाँ पर छापेमारी करती है और कई सारे उनको ऐसे डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्राप्त होते हैं जिसमें धर्म परिवर्तन के साफ तौर पर निकल करके कागज वहाँ से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से 8 से लेकर 12 बच्चे जो है वहाँ से
उनके कागजात मिलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रखा है। उसके बाद में ही नोएडा पुलिस जो है जब यहाँ से एटीएस की टीम जाकर के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वहीं नोएडा पुलिस जो है उसके बाद में यहाँ पर एक्टिव दिखाई देती है और साथ जहाँ पर सेक्टर 117 का ये पूरी घटनाक्रम है वहाँ पर जाकर के पूछताछ करती है। जितने भी स्टाफ बैठे होते हैं उन सबसे पूछताछ करती है और डॉक्यूमेंट खंगालने शुरू कर देती है। तो उसमें भी नोएडा पुलिस का बहुत सारे जो है सबूत जो है हाथ लगते हैं और नोएडा पुलिस के द्वारा ये भी बताया गया है कि उन्होंने उन परिवार वालों से भी बातचीत करने की कोशिश भी की थी जिन्होंने धर्म परिवर्तन जिनके बच्चों ने किया था। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो परिवार वाले वो नोएडा पुलिस को शिकायत नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वो कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नोएडा पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो उनको डॉक्यूमेंट पाए गए थे उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि वो ऐसे बच्चों को ही टारगेट किया करते थे जो घर से परेशान रहा करते थे और उनको जो है बहुत लालच दिया करते थे घूमने फिरने का, शादी ब्याह का और अन्य चीजों की भी जो महंगी जो चीजें होती है उन सबके लालच दिया करते थे और धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। कहीं ना कहीं अगर नोएडा पुलिस जो है पहले से एक्टिव होती तो कहीं ना कहीं ये जो गिरोह इतने टाइम से चल रहा था और जो बच्चों को टारगेट किया जाता था और धर्म परिवर्तन कराया जाता था तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जा सकती थी। एटीएस की टीम आती है, उसके बाद में कार्रवाई की जाती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है और अन्य खुलासे भी जो है लगातार परत दर परत खुलने को लगातार अगले दिन भी खुले हैं। और आज भी जो है नोएडा के सेक्टर 117 की बात करें जहां पर उनका जो कार्यालय था वहां पर भी बात करें तो वहां पर भी टीम आ रही है और अलग अलग एजेंसियों की टीम भी पहुंचने की बात सामने आ रही है। लगातार जो है अन्य संस्थाओं के लोग भी वहां पर जाके हंगामा कर रहे हैं, नोएडा पुलिस के ऊपर भी आरोप उठा रहे हैं कि नोएडा पुलिस अगर यहाँ पर कमिश्नरेट होने के बाद में भी और उनके जो इतनी सारी एजेंसियां काम कर रही है गौतम बुद्ध नगर में, अगर वो इन सब चीजों का नहीं पता लगा पाएंगी तो कैसे काम चलेगा। कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें तो ये भी बताया गया है कि 2 लोगों के गिरफ्तार होने के बाद में 2 वीडियो भी सामने आए हुए हैं। उन वीडियो में भी बहुत बड़े खुलासे भी दिख रहे हैं और साफ तौर से वो कबूल कर रहे हैं कि वो नोएडा से लेकर के बात करें तो और बाहर विदेशों में भी उन्होंने गए हैं और लोगों से बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से एटीएस काम कर रही है उसके बाद में अब बताया ये भी जा रहा है कि एनआईए की जो टीम है वो भी नोएडा आकर के जो उनका कार्यालय है वहां पर आकर के पूछताछ कर सकती है। जितने भी नोएडा पुलिस ने कल जो डॉक्यूमेंट बरामद किए थे वहां से धर्म परिवर्तन के वो जो है उन्होंने लखनऊ रिपोर्ट बना करके सौंप दी गई है। एटीएस की टीम भी दोबारा आ सकती है यहाँ पर और अन्य चीजों के जो ठिकाने हैं वहां पर भी पूछताछ करने को जा सकती है। जिनके परिजनों के नाम आ रहे हैं, जिनके बच्चों ने धर्म परिवर्तन किया, उन परिजनों से भी जो एजेंसियां हैं वो जाकर के उनके परिजनों से बातचीत करेगी और उनको समझाने की कोशिश करेगी। जी ओम, आपसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण पर जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, एटीएस ने कई बड़े खुलासे यहां पर कर दिए हैं, तो माना जा सकता है कि एक बड़ा सिंडिकेट यहां पर चल रहा था क्योंकि अलग अलग जगहों से इसके तार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 1000 लोगों का ये धर्म परिवर्तन अब तक करा चुके थे, उसके आगे भी ये लगातार सक्रिय थे। आईएसआई से जिस तरीके के इनके तार जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विदेशी फंडिंग की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर सक्रिय था। और जिस तरीके से अभी भी कई खुलासे होने बाकी हैं, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि कितने लोगों से ये जुड़े हुए हैं, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी, जिस पर अभी फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी गई है, लेकिन इस पर आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्या कुछ आगे निकल कर सामने आने वाला है? साहिल, ये आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले एक जानकारी हमारे पास में आई है, वो मैं आपके साझा करता हूं। जो डेफ सोसाइटी है नोएडा की, उसकी जो संचालिका है रोमा अरोड़ा, उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली अभी निकल के साफ तौर से आई हैं, जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जो संख्या है वो संख्या इसकी बढ़ सकती है। इसका मतलब साफ है कि जो आंकड़े हमारे पास में थे, जो आंकड़े प्रशांत कुमार एडीजी कानून व्यवस्था ने बताए थे, उनकी संख्या बढ़ सकती है। ऐसा साफ तौर से जो संचालिका है, डेफ सोसाइटी की जो संचालिका है, उनको जब पुलिस ने पूछताछ की है तो उसमें चीजें निकल के आई हैं कि उसकी संख्या बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा, उन्होंने साफ तौर से जब कड़ी पूछताछ की गई है तो उसमें साफ तौर से यह निकल करके आया है कि इनके संबंध आईएसआई से हैं। इसका मतलब यह साफ हो जाता है कि जो ये पैठ है वो छोटी मोटी पैठ नहीं है, इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर से जो विदेशी कनेक्शन साफ तौर से वो निकल करके आया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो रोमा अरोड़ा हैं, उनकी जो जानकारी हमारे पास मिल रही है उसके तहत जो संचालिका, उन्होंने कई ऐसे और राज हैं जो उजागर किए हैं। लगातार पुलिस इनसे, जो संचालिका डेफ सोसाइटी की जो वहां सोसाइटी है उसकी जो संचालिका है, उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कई ऐसे और राज हैं जो पुलिस को जानकारी के तहत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि आखिर जिस तरह से पुलिस लगातार जो छानबीन है साहिल वो कर रही है, इसमें एक अहम कड़ी जो
जो वहां संचालिका हैं उनके माध्यम से जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें आईएसआई कनेक्शन की बात निकल के साफ तौर से आ गई है। अब आपकी बात मैं करता हूं, जिस तरह से आप कह रहे हैं साफ तौर से जो कनेक्शन की बात कही जाए या जो लगातार फंडिंग की बात कही जाए, इस बात को पुलिस ने, एटीएस ने सबसे पहले स्वीकार कर लिया था कि आखिर इनको जो इनका जो सरगना है वो आखिर कौन है। तो साफ तौर से अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी जो एक संस्था थी, मुस्लिम संस्था, उससे भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं उमर गौतम के, क्योंकि वो यहां आया था और यहां आने के बाद उस संस्था के माध्यम से उनसे लोगों से मुलाकात की थी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो विदेश में वो जब भी जिन देशों में, इंग्लैंड, पोलैंड, अमेरिका, जहां पर भी गया है तो वो एक जो मुस्लिम जो संस्था है उसके आकाओं से उसने मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो चीजें पुष्टि हो रही हैं कि आखिर जो जिस तरह से उनकी जो साजिश थी वो दहशतगर्दी की थी उत्तर देश में, और इसी के तहत तो लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम थोड़ा सा भी इस बात पर नजर डालते हैं, क्योंकि जब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसे दहशतगर्दों को लाया जाता है जो गरीब तबके के होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा है वो यहां पर भी थी। और मूक बधिर बच्चों के साथ कहा जाए, महिलाओं की तादाद कही जाए, उसके साथ साथ जो पुरुषों की तादाद है, यानी इसमें जो संख्या है वो मूक बधिर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो पुरुष हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मूक बधिर और महिलाएं उनकी संख्या ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि और इनकी जो मनसा थी, यानी जो ये अपना प्रचार कर रहे थे, वो ऐसे लोगों को अपने उसमें फंसा रहे थे जो गरीब हैं। इसका मतलब साफ हो जाता था कि गरीब लोगों को फंसा करके और उनको जो लालच है, वो पैसे का लालच हो या शिक्षा का लालच हो, नौकरी का लालच हो, ऐसे लोगों को देते थे और देने के बाद तब उन्हें धर्म परिवर्तन की बात कहते थे और ऐसा कार्यक्रम करते थे जिसमें से जो पहले के लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको इसमें बुलाया जाता था। उसके बाद लोग मिलवाते थे और मिलवाने के बाद उनको अपने धर्म के विषय में जो भला फुसला करने वाली बातें हैं वो साहिल बताई जाती थी। तो अब इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि जब जिस तरह से लगातार पुलिस खुलासे कर रही है साहिल, उससे ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है और इसमें एक ऐसा कनेक्शन निकल के आ रहा है जो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अन्य स्टेट है, यानी उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य कई ऐसे स्टेट है वहां पर भी इसके कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जहां जिस तरह से कानपुर में जब उनके परिजनों से बात की गई, उनके जो परिजनों ने साफ तौर से कहा कि मेरा मूक बधिर बच्चा है और उसको किस तरह से कन्वर्ट करा दिया गया उन्हें जानकारी नहीं है। ये जरूर विपक्ष कह रहा है, यानी जो विपक्ष है वो भी इस कड़ी में जोड़ रहा है, साफ तौर से कह रहा है धारा जो अनुच्छेद 21 और 23 की बात कही जाए उसके तहत प्रावधान है। लेकिन इस प्रावधान के तहत अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं कि बहला फुसला करके इस तरह की चीजें सामने आ रही, वो अपने आप में बड़ा सवाल है साहिल। ठीक है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अरुण, जल्दी से बताइए, समय की कमी है हमारे पास, कार्रवाई कहां तक पहुंची है गाजियाबाद में अब तक? जी बिल्कुल साहिल, बता दूं कि जिस तरह से दो लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं के आधार पर, पूछताछ के आधार पर सलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। और इसमें एक सबसे बड़ा जो सामने चौंकाने वाला मामला निकल के आ रहा है कि ग्लैमर, शादी और देशाटन। ग्लैमर इसलिए क्योंकि सलीमुद्दीन जो था इसको विपुल को पढ़ाई कराता था, पढ़ाने के साथ साथ ही उसको सर्टिफिकेट दिए, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद ही उसकी शादी सेक्टर 23 संजय नगर में कराता है। और जिससे शादी कराता है काशिफ की बहन से, काशिफ का भी धर्म परिवर्तन पहले कर दिया जाता है। तो अभी फिलहाल जो कासिम है और उनको जेल भेज दिया था, हालांकि जमानत हो गई है, मीडिया से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। सलीमुद्दीन भी अपने घर पर नहीं है, 2 दिन पहले उसकी भी डासला जेल से जमानत हुई है, लेकिन अभी वो मीडिया से बात करने की स्थिति में नहीं। और घर पे जब हमारी टीम गई तो उन्होंने घर पे ताला लगा हुआ था और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है। राहुल हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जल्दी से बताइए कि कानपुर की क्या स्थिति है, एटीएस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है कानपुर में? जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दूं कि आज भी एक ताजा मामला कानपुर में सूत्रों के अनुसार बता दूं आया है, जिसमें कि एक लड़की जो कानपुर यूनिवर्सिटी से 2 साल पहले एमबीए कर रही थी, जिसका नाम सुप्रिया था, उसको सुप्रिया से ऐसा बना दिया गया है और वो उस लड़की की तलाश की जा रही कि आखिर वो लड़की कहाँ गई थी, जिसमें यूपी पुलिस और एटीएस दोनों मिलकर अपनी अपनी लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जो आदित्य था जो अब्दुल कादिर बन गया है, आदित्य के परिजन भी लगातार जो है उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह वो मान जाए
है, ठीक। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार जांचों में उसके खुलासे होते चले जा रहे हैं कि ठीक है। किस तरीके से आदित्य को जो है, जैसे आदित्य के कल स्कूल टीचर से भी बात हुई। आदित्य के स्कूल टीचर ने बताया कि जब उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम था तो उसने अपनी जो पूरी कॉपी थी उस पर कुछ ना लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह 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 यही केवल लिख रहा था। ठीक तो है। उसकी माँ को बताया गया, लेकिन माँ ने उस टाइम पे सोचा कि मेरा बच्चा मुकबधिर है, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ इस तरीके की चीजें आई हों। हाँ। लेकिन लगातार जब उसने इस तरीके की हरकतें करी तो ठीक है। ये चीजें सामने खुल के आई है कि उनका बच्चा जो है किसी न किसी बाहरी और जी। किस तरीके से उनको फंडिंग हुई है उसकी भी लगातार पुलिस जांच कर रही है, एटीएस है। भी जांच कर रही है। आगे जो चीजें आएंगी, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी कानपुर से नहीं हुई है, आगे जो चीजें आएंगी उस पर हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। साहिल, बिल्कुल ठीक है। विनायक, नोएडा की क्या स्थिति है? नोएडा में एटीएस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि जो मेन दो आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी नोएडा से ही हुई थी। जल्दी, समय कम है। जी, आपको बता दो कि एटीएस की टीम ने यहाँ पे आई थी, छापेमारी की थी और उसके बाद से ही नोएडा पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार ठीक। जो है इनका गिरोह जो चल रहा था उन हाँ। सबसे दबिश मारने के लिए टीमें भी अलग अलग तरीके से गठित कर रखे गए हैं और साथ ही जो उनको वहाँ से डॉक्यूमेंट मिले थे उन डॉक्यूमेंट के आधार पर उन परिजनों से भी बातचीत की ठीक। जा रही है बच्चों के, और उनसे भी बातचीत करने के बाद में उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं कंप्लेन करिए, हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए काम भी करेंगे और सरकार से मांग भी करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा इनके ठीक है। ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। है। साथ ही साथ बात करें तो जो संचालक थे रोमा अरोड़ा, उसको ये भी निकल के आया है नोएडा पुलिस की पूछताछ में कि और रोमा अरोड़ा भी जो है कई बार जो है विदेशों के राउंड काट करके आई हुई है, दौरा करके आई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा नोएडा पुलिस से और एटीएस से जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी गई है तो उसमें कि विदेशों में ये किस जगह पे गई थे और किन लोगों से मिलकर के आए थे और किन लोगों के तार जो है नोएडा और विदेशों में जब ये घूम करके आई तो किन किन जो जांचें हैं, प्रकरण हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। ठीक है विनायक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओम पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए थे। ओम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरुण चंद्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरुण, आपका बहुत शुक्रिया। राहुल भदौरिया हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ बने हुए थे। आपका भी राहुल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण मामले में एटीएस ने कई अहम खुलासे यहां पर किए हैं। लगातार कार्रवाई जारी है, लगातार जांच चल रही है। देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के खुलासे यहां पर हो रहे हैं और एक बड़ा सिंडिकेट यहां पर कार्यरत था धर्मांतरण को लेकर, जिस पर अभी फिलहाल के लिए एटीएस ने थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि रोक यहां पर लगा दी है। लेकिन आने वाले समय में और क्या क्या बड़े बड़े खुलासे इस पूरे प्रकरण में होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।